Start. Hello students, this video is for class 8. It is chapter 4 and the heading of this chapter is finance. फाइनेंस का मतलब होता है वित्त, यहाँ के करेंसी जो हमारे इकोनॉमिक्स को संभालती है। इस चैप्टर में आज हम लोग समझेंगे हमारे कंट्री की कुछ फाइनेंस कंडीशंस के बारे में। भारतीय टैक्स व्यवस्था में लोगों के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे टैक्स का बोझ पड़ता है। यह सारे टैक्स किसी न किसी तरह से इकोनॉमी की ग्रोथ में मदद करते हैं। एक्साइज ड्यूटी एक ऐसा टैक्स है जो देश के अंदर गुड्स के प्रोडक्शन और उसकी बिक्री पर लगता है। इस टैक्स की सहायता से सरकार के लिए अधिक से अधिक रिवेन्यू जनरेट किया जाता है ताकि सोशल सर्विसेज में उसका इस्तेमाल किया जा सके। एक्साइज ड्यूटी को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इसमें देश में मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन होने वाले उन सभी चीज़ों पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा टैक्स कलेक्ट किया जाता है। इसमें नशीले पदार्थ शामिल नहीं होते हैं। और दूसरा स्टेट एक्साइज ड्यूटी। इसमें राज्य में प्रोडक्शन और सेल होने वाले अल्कोहलिक प्रिपरेशंस और नारकोटिक सब्सटेंसेस, जिसे हम लोग नशीला पदार्थ कहते हैं, जैसे शराब, पान मसाला, सिगरेट, ड्रग्स इत्यादि पर लगने वाले टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। सेल टैक्स और एक्साइज ड्यूटी दोनों में अंतर होता है। सेल टैक्स किसी भी चीज़ के सेल मतलब कि बिक्री पर लगाया जाता है और एक्साइज ड्यूटी किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर पर लगाया जाता है। Start. तो आइए हम लोग इस चैप्टर में अपने देश के कुछ उसी तरह के फाइनेंस के बारे में जानते हैं। द रिजर्व बैंक मैनेज करेंसी इन इंडिया एंड derives its role in currency management on the basis of the Reserve Bank of India Act 1934. Recently, RBI launched a website पैसा बोलता है to raise awareness of counterfeit currency among users of the INR. हमारे देश में जो करेंसी का मैनेजमेंट संभालती है वह रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, वह हमारे रिज़र्व बैंक है। भारतीय अधिनियम 1934 के अनुसार भारत की सारी वित्तीय पद्धति रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया देखती है। Start. नंबर 1, द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय द। भारत में सेंट्रल बैंकिंग कामों का देखभाल कौन करता है? तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है बी, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। Start. डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड, इट इज़ 2 नंबर। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नेंस के विकास में कौन शामिल नहीं है। तो वह है ए, डिफेंस एक्सपेंडिचर। नाउ नंबर 3, ICICI इज़ द नेम ऑफ ए। आप लोगों ने ICICI के बारे में सुना होगा। तो यह क्या है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस हैं। एक ए है केमिकल इंडस्ट्री, बी है ब्यूरो, सी है कॉरपोरेशन और डी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नंबर डी। Start. नंबर 4, गिल्ट एज मार्केट मीन्स। तो गिल्ट एज मार्केट का मतलब क्या होता है?
तो गिल्ट एज मार्केट का मतलब होता है मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वह इसका सही ऑप्शन है। गिल्ट एज मार्केट का मतलब सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार होता है। डॉट नंबर 5, लास्ट वन डिकेड विच फॉलोइंग सेक्टर्स हैज अट्रैक्टेड द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज इनटू इंडिया। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि पिछले एक दशक के बाद जो क्षेत्र ने भारत में भारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया है वह क्या है? तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, टेली कम्युनिकेशन। द करेक्ट ऑप्शन इज टेली कम्युनिकेशन। Devaluation of a currency means, नंबर 6, devaluation of a currency means। तो devaluation of a currency का मतलब क्या होता है कि किसी भी मुद्रा का वैल्यू घट जाना। तो इसका सही ऑप्शन है द करेक्ट ऑप्शन ऑफ devaluation of a currency means इज ऑप्शन ए, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ ए करेंसी विज मेजर इंटरनेशनली ट्रेडेड करेंसीज। मतलब होता है एक मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ है कि एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार की गई मुद्रा के माध्यम से मुद्रा के मूल्य में कमी होना। इन द सेकेंड नेशनलाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स वेर नेशनलाइज्ड इन। दूसरे राष्ट्र निर्माण कॉमरेड बैंकों में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन है सी। कितने बैंकों का किया गया है? 6 बैंकों का किया गया है। डिप्रिसिएशन मीन्स, डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन है सी, लॉस ऑफ इक्विपमेंट्स ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर। मतलब है कि मूल्यह्रास का अर्थ है समय के साथ पहने आंसू के कारण उपकरणों का नुकसान। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट। डिफिसिट फाइनेंसिंग लीड्स टू इन्फ्लेशन इन जनरल बट इट कैन बी चेक्ड इफ। यहाँ पे देखेंगे खाता वित्तपोषण सामान्य रूप से मुद्रास्फीति की ओर जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं कौन कौन से मुद्रास्फीति की ओर जाता है? तो इसका ऑप्शन डी है। जितने भी यहाँ पे मुद्रास्फीति के ऑप्शन दिए हुए हैं ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नंबर 10, इफ ऑल द बैंक्स इन एन इकोनॉमी आर नेशनलाइज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू ए मोनोपोली बैंक द टोटल डिपॉजिट्स। यहाँ पे देखेंगे यदि किसी अर्थव्यवस्था के सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और अमोनोपोली बैंकों में परिवर्तित किया जाता है तो कुल जमा में क्या होगा? तो कुल जमा में इसका ऑप्शन सी है, नाइदर इंक्रीज एंड नॉट डिक्रीज। मतलब कि न बढ़ेगा और न ही घटेगा। So the correct option is C. Now number 11, India changed over to the decimal system of coinage in। भारत सिक्के के दशमलव की प्रणाली में बदल गया। कब बदला? इन 1957। ऑप्शन बी, अप्रैल 1957। The association of the rupee with pound sterling, the इंटरवेंशन करेंसी वाज ब्रोकन इन। रुकावट के रूप में पाउंड स्टर्लिंग में रुपया का जुड़ाव कब टूट गया था? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इन 1992। नाउ नंबर 13, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट्स रिसीव्ड प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन टू अचीव ऑप्टिमैलिटी बेसिस। तो इसका सही ऑप्शन है
D. Ability to pay for the benefits. The correct option is D. Ability to pay for the benefit. Now number 14. One of the reasons for India's occupational structure remaining more or less the same over the years has been that. तो इसका सही ऑप्शन है ए. Investment pattern has been directed towards capital intensive industries. The correct option is A. Gross domestic capital formation is defined as. Gross domestic capital formation is defined as. तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण मूल्य ह्रास के बाद स्टॉक को किस तरह से डिफाइन किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है डी. नेट एडिशन टू स्टॉक आफ्टर डिप्रिसिएशन. द करेक्ट ऑप्शन इज डी. यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा. टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 31st March 2013 was 1,02,343. 31 मार्च 2013 तक भारत में कुल बैंकों की शाखाएं 1,02,343 थी. ओके, थैंक यू.